नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, क्यों यूनियन बजट से पहले एक दिन पहले इसको लाया जाता है। आप जानते ही हैं 31 जनवरी 2022 को इस इकोनॉमिक सर्वे को हमारे संसद के पटल में रखा गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और इसके बाद 1 फरवरी के दिन बजट पेश किया जाएगा। तो बजट से पहले जस्ट एक दिन पहले ही हमेशा इकोनॉमिक सर्वे क्यों पेश किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद रिसेंटली इसमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण डेटा है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आगाज करते हैं अपने इस वीडियो के बारे में। तो इकोनॉमिक सर्वे को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया जाता है और ये बेसिकली एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जो कि करंट में चल रही फाइनेंशियल ईयर को एनालिसिस करता है कि हमने कितनी प्रगति की है, प्रोग्रेस की है, उसके आंकड़ों को बताता है। और ये जो पाथ हम जो चलते चले आ रहे हैं, मींस 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुई फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को जाके खत्म होगी। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने कितनी प्रोग्रेस की है हर एक सेक्टर में, उसके बारे में यहां पर रिपोर्ट दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे देता है। तो इस तरीके से एक ये वार्षिक रिपोर्ट हो गई, एनुअल रिपोर्ट। इट कंटेन्स मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड अपडेटेड सोर्स ऑफ डेटा ऑन इंडियाज इकोनॉमी। क्योंकि ये भारत सरकार का डेटा है, भारत सरकार के द्वारा दिया गया आंकड़ा है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आपको यहीं से डेटा मिलेगा कि सरकार की जो भी कार्यवाही हो रही है, जो भी स्कीम चल रही है, उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, उससे कितनी हमने प्रगति की है। और इसके साथ साथ ये यहां पर आपको इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट इज अ रिपोर्ट दैट द गवर्नमेंट प्रेजेंट ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन द पास्ट 1 ईयर, द की चैलेंजेस इट एंटिसिपेट्स एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशंस। इसका मतलब यह है कि पिछले एक साल में, मींस 1 अप्रैल 2021 से हम लोगों ने अपनी जो प्रोग्रेस इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट की है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, हमने कितनी प्रगति की है, उन चैलेंजेस से निपटने के क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ये जो डॉक्यूमेंट है, ये बेसिकली इसको बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत एक इकोनॉमिक डिवीजन है, वो इसको बनाता है और हर साल बजट से एक दिन पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसकी कहानी को देखें तो 1947 15 अगस्त ऑफ 1947 हमारा देश आजाद होता है और वहां से उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है। हमारे देश की स्वतंत्र सरकार के द्वारा बजट पेश किए जाते हैं और बजट के साथ ही पहले इसको रखा जाता था। और फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन ईयर 1950-51। 1950-51 में सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे को रखा गया और उसमें उसके बाद ये प्रोसेस बजट के साथ ही चलता चला जाता था। 1964 में जाके हमने इसको अलग कर दिया और 1964 से बजट अलग पेश होता है, इकोनॉमिक सर्वे अलग पेश होता है। और तब से ये हम इस क्रमबद्धता को बनाए रखे हुए हैं कि पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा, पहले जो हमारी फाइनेंशियल ईयर प्रेजेंट में चल रही है उसकी एनालिसिस देंगे और उसके बाद हम फ्यूचर जो मींस 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगी हमारे अप्रैल से, हम उसके बारे में बजट पेश करेंगे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे है। इसके बाद अभी न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को भी नियुक्त किया गया है। तो ये है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, इनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और ये भी इसी दिन हुआ है, मींस जब कल 31 जनवरी 2022 को जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया है तभी उनको अपॉइंट किया है। इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमिक सर्वे का? तो इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट दी जीडीपी
gross domestic product for the next financial year and further includes crucial insights about India's economic condition। तो मैंने आपको बताया कि हम प्रेजेंट में कितने आगे आ चुके हैं। जैसे हमें यहां से कहीं जाना है और 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो उसमें से हम कितना चल चुके हैं, मींस अगर मान लीजिए हमने 100 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, तो 100 किलोमीटर का आंकड़ा हमें बता देगा कि भाई अब हमको कितना और आगे जाना है, हमें और क्या अप्रोच अपनानी चाहिए। मींस आगे के जो बजट हम पेश करेंगे, हमारी सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा, उसमें क्या अप्रोच अपनाई जाएगी। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा बताया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें जितनी भी सजेशंस दिए जाते हैं, सरकार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती उसको मानने की। सो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे दिया ही जाए। बजट तो जरूर पेश होगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाए या ना किया जाए, ये सरकार पे कोई बाध्यता नहीं है। एंड द रिकमेंडेशंस प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट वॉल्यूम आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। जो उसका पहला वॉल्यूम आता है इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि सरकार को ये चैलेंजेस से निपटने के लिए इस तरीके का काम करना चाहिए, इट इज नॉट मैंडेटरी कि उसको फॉलो किया जाए। चलिए, अब ये तो थी एक जनरल बात कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कौन बनाता है, इसका क्या महत्व है, क्या ये बाध्यकारी है या नहीं। तो ये एक मेन बात है। अब इसके बाद हम इस प्रेजेंट डेटा के बारे में बात करेंगे कि हमारे पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या क्या आंकड़े दिए गए हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पहले पॉइंट से कि इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.2% इन रियल टर्म्स इन 2021-22 as per first advanced estimates after a contraction of 7.3% in 2020-2021। तो कोविड आने के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, मींस हमारी जीडीपी में ग्रोथ नहीं हुई थी उतनी, और कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, माइनस की तरफ गया था, -7.3 हुआ था। उसके बावजूद भी रियल टर्म्स में 2021-22 में जो हमारी ग्रोथ रेट रही है वो 9.2% रही है इन 2020-21 एंड 22 आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7.3%। इसके साथ साथ यहां पर जीडीपी का प्रोजेक्शन भी किया गया है कि जो अगला जो ये फाइनेंशियल ईयर आएगा, मींस 2022-23, उसमें कितनी ग्रोथ होने वाली है भारत की जीडीपी की। तो इट इज 8 to 8.5, 8 से 8.5% की हमारी ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया गया है, हमारी जीडीपी उतनी बढ़ेगी। And the year ahead poised for a pickup in private sector investment with the financial system in good position to provide support for economy's revival। यहां पर प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है पब्लिक सेक्टर के साथ साथ, इसीलिए इकोनॉमी का रिवाइवल बहुत बेहतर दशाओं में हो रहा है। अब भारत सरकार के द्वारा ये तो वास्तविकता बताई गई, और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ भी भारत की जीडीपी कितनी बढ़ेगी, उसमें कितनी ग्रोथ होगी, उसके भी आंकड़े देते हैं। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने यह बताया है कि हमारी जो इकोनॉमी है, रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 8.7% रहेगी हमारी 2022-23 के लिए, यानी कि जो आने वाली फाइनेंशियल ईयर है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार हमारी 8.7% की जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की जाएगी। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी वो 7.5% होगी। आईएमएफ कहता है कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो 2022-23 में आपको कितनी देखने को मिलेगी, यहां पर 9% इन 2021-22 में भी रहा है, 21-22 में भी रहा है, और 2022-23 में भी 9% रहेगी। और उसके बाद 2023-24 मींस आने वाली जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके बाद एक और जो अगले 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगी और 2024 31 मार्च तक चलेगी, तब हमारी 7.5% की वृद्धि दर होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक ने 8.7% बताया है, एडीबी ने 7.5% बताया है, वहीं आईएमएफ ने 9% बताया है।
और हमारे इकोनॉमिक सर्वे में यहां पर क्या बताया गया है कि हमारी जो वृद्धि दर रहेगी वो 8 से 8.5% के बीच में कहीं रह सकती है। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनको कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो। तो यहां पर ये एक इंफोग्राफिक है जिसमें दिखाया गया है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है प्रेजेंट में 9.2 है और यहां पर 8 to 8.5 रहने की संभावना है, इसके बारे में ये बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर का कितना वृद्धि हो रही है, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, तो आप यहां पर पाएंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.9% की वृद्धि हुई है, 3.9% एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। वहीं इंडस्ट्री में आप पाएंगे कि 11.8% की वृद्धि हुई है, सर्विस सेक्टर में 8.2% की वृद्धि हुई है। इससे पहले 2019-20, 2020-21 के आंकड़ों में देखेंगे तो कई जगह माइनस का साइन भी आपको दिखाई देगा इस टेबल में। इसका मतलब यह है कि पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड और उसके बाद अब हमने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर लिया है और इसी के कारण यहां पर वृद्धि दर्ज की गई है जो हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो हमारे कृषि क्षेत्र में, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि हुई है। वहीं इन इंडस्ट्री सेक्टर देयर इज ग्रोथ of 11.8% and in service sector it is 8.2%. So ये ग्रोथ हुई है, इसमें भी अलग अलग है। इसको हम एक बार एक नई सीरीज आरंभ करेंगे, चैप्टर वाइज हम एक एक चैप्टर को कवर करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज में। अभी तो हम समरी की बात कर रहे हैं। इसके बाद इसके साथ साथ यह भी बताया गया है इस हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में, कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया है। कंजम्पशन बढ़ जाना बहुत अच्छी बात है। जितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन का मतलब है कि हम लोग डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं। डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है? ग्रो बाय 7%। डिमांड बढ़ेगी तभी तो सप्लाई के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ गया है तो हमारे यहां प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, इसका मतलब नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंजम्पशन ग्रो हो चुका है। और इसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया। इंडिकेटर सजेस्ट दैट द इंडियन इकोनॉमी इज वेल प्लेस्ड टू टेक ऑन द चैलेंजेस ऑफ 2022-23। तो 2022-23 के जो चैलेंजेस हैं उसको झेलने के लिए इंडियन इकोनॉमी में बहुत बेहतरीन पावर आ चुकी है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हम पॉजिटिव ग्रोथ पे हैं, पॉजिटिव रास्ते पे। हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी पिछले सालों की तुलना में लगातार बढ़ता जा रहा है और ये इस बात का प्रतीक है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उनका भारत की अर्थव्यवस्था पर निवेश करने के लिए विश्वास बढ़ा है। और अगर विश्वास बढ़ा है तो फॉरेन एक्सचेंज उन्होंने यहां पर दिया है, फॉरेक्स आया है, इन्वेस्टमेंट आया है, ट्रेड हुआ है, उनसे ही कुल मिला के हमारे पास फॉरेक्स बढ़ा है। इसका मतलब हम इसके माध्यम से ग्लोबल लिक्विडिटी टेपरिंग को भी काउंटर कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ सेकेंड वेव, जो भी सेकेंड वेव आई थी उसके बारे में भी बताया गया है कि सेकेंड वेव में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ जितना कि पहली वेव से हुआ था। इट वॉज मच स्मॉलर देन दैट ड्यूरिंग द फुल लॉकडाउन फेज इन 2020-21। तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, हालांकि हेल्थ इंपैक्ट कुछ ज्यादा ही सीवियर था। और इसके साथ साथ यहां पर एक बात की गई है कि सरकार ने यहां पर एक नारा और एक कह सकते हैं कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका थीम है ये, दिस इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2022। तो यहां पर एजाइल फ्रेमवर्क इज द थीम कि हम इस मोड पे काम करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल एंड मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्सेज is partly based on agile framework that uses feedback loops and the use of 80 high frequency indicators in an environment of extreme uncertainty। तो
तो हमने इस बार अपनी व्यवस्था को बीच में ही चेक करने के लिए कई सारे लूप्स लगा लिए हैं। लूप क्या होता है कि कोई प्रोसेस है, यहां पर कोई सिस्टम है, इसमें यहां पर दिया जाएगा इनपुट और यहां से हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें चाहिए। अब मान लीजिए हमने यहां पर कुछ इनपुट्स दिए लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसको बात को कैसे पता करेंगे? ये जो आउटपुट निकल रहा है पहले हम इसको यहां पर जांच करेंगे, मींस यहां पर एक फीडबैक ले लेंगे। तो कई सारे ये जो एक सिस्टम यहां पर ये जो सर्किल लग गया, ये होता है लूप। तो कई सारे हमारे पास ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से हम बीच में ही एनालिसिस करेंगे सो दैट हमारा जो आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट है। और डिजायर्ड आउटपुट का मतलब यह है कि हम तरक्की की राह पर आगे बढ़े। इसके बाद बात की गई है फिस्कल डेवलपमेंट की। तो फिस्कल डेवलपमेंट में आप देखिए कि क्या क्या आंकड़े हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर रेवेन्यू रिसीट्स की। तो सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बताया गया है कि ये भी बढ़ गया है, गॉन अप बाय 67.2% एज अगेंस्ट एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ 9.6% इन दी 2021-22 बजट एस्टिमेट्स। बजट में जो एस्टिमेट्स था उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। रेवेन्यू रिसीट, सरकार की आमदनी, पॉकेट में ज्यादा पैसा आ गया है। सरकार के पास ज्यादा पैसा है, इसका मतलब सरकार ज्यादा खर्च कर सकती है, स्कीम्स चला सकती है, बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स के ऊपर काम कर सकती है। इसका मतलब ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, उसमें भी ग्रोथ हो गई है ऑफ ओवर 50%, 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में। तो इसका मतलब सरकार की आमदनी और बढ़ रही है, उसके बारे में बताया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया है कि सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस पूंजी निर्माण के ऊपर सरकार ने काम किया है और बहुत सारा काम किया है। ग्रोन बाय 13.5% विद फोकस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर्स। ऐसे सेक्टर जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा फोकस किया जाता है, लाइक रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। तो ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं और इसमें भी 13.5% की वृद्धि हो गई है। Sustained revenue collection and targeted expenditure policy has contained the fiscal deficit for April to November 2021 at 46.2% of B and it enhanced borrowings। तो सरकार की बोरोइंग भी बढ़ी है ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19। सरकार को कोविड-19 के इंपैक्ट को कम करने के लिए सरकार का जो बोरोइंग है, कर्जा है सरकार के ऊपर, वो भी बढ़ा है। तो वो बताया गया है कि डेट हैज गॉन अप फ्रॉम 49% ऑफ जीडीपी। 2019-20 में 49.1% ऑफ जीडीपी सरकार के ऊपर कर्जा था और कोविड-19 के इंपैक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए सरकार ने और लोन लिया है और उसके कारण 59.3% ऑफ जीडीपी इन 2020-21 59.3% ऑफ जीडीपी ये सरकार के ऊपर कर्जा हो गया है। लेकिन हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव कर रही है, पॉजिटिव ग्रोथ में जा रही है, सरकार के पास आमदनी ज्यादा आ रही है, तो सरकार इस कर्जा को कम कर सकती है। इसके बारे में भी यहां पर बताया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर बताया गया है कि क्या है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, ये 6.8 रह गया है। एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग हमें अपना जो फिस्कल डेफिसिट है 3% ऑफ जीडीपी के पास में लेके आना है, वहीं पर समेट देना है। पहले ये बढ़ गया था, 2020-21 में 9.2% हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई हमारे यहाँ बहुत कोरोना था, सरकार को सभी लोगों के लिए काम करना था और सरकार हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, तो इसलिए सरकार ने अपना खर्चा किया। चलो इस कंडीशन में तो ये बात वैलिड है। लेकिन अब जब हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर रही है तो अब ये चीज कम होनी चाहिए। वही चीज यहां पर इंडिकेट की गई है कि भाई 6.8 फिस्कल डेफिसिट हमारा है। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद आते हैं हम एक्सटर्नल सेक्टर्स पे। एक्सटर्नल सेक्टर मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात अगर हम करें तो कोविड के टाइम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा थम गया था, रुक गया था, या हम कहें तो डिक्लाइन हो गया था। अब दोबारा से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये दोनों ही चीजें रिबाउंड हो गई हैं, बहुत तेजी से ये चीज बढ़ी है। मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पहले से और भी ज्यादा
लेवल्स को क्रॉस कर दिया है, रीबाउंडेड स्ट्रांगली एंड सरपास्ड प्री कोविड लेवल्स। तो बढ़ भी गया है और जो प्री कोविड लेवल्स थे, मींस कोविड से पहले जो सिचुएशन थी, हमने उसको भी क्रॉस कर दिया है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें कि देयर वाज सिग्निफिकेंट पिकअप इन नेट सर्विसेज, जो कुल मिला के कुल सर्विसेज हैं वो भी क्रॉस हो चुकी हैं प्री पैंडेमिक लेवल से। नेट कैपिटल फ्लोज की बात करें तो ये हायर एट $65.6 बिलियन US। तो 65.6 बिलियन US का नेट कैपिटल इनफ्लो रहा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22 ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूड इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिवाइवल इन द नेट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। और इसके साथ साथ हायर बैंकिंग कैपिटल एंड एडिशनल स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एलोकेशन भी हमने लिया है, मींस SDR भी हमारे पास आए हैं। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो भी बढ़ा है, क्योंकि भाई हमारे पास 2019-20 जो 2020-21 का वक्त था कोविड वाला, उसमें हमारा खुद का लोन बढ़ा, मींस सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ा, सरकार ने बाहर से भी लोन लिया और इस तरीके से सरकार का एक्सटर्नल डेट भी बढ़ गया, रोज टू 593.1 बिलियन US। ये बढ़ गया है और धीरे धीरे सरकार इसको चुका देगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास आमदनी आती है हम अपने लोन को खत्म कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रॉस्ड 600 बिलियन US। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त बात करें फॉरेक्स रिजर्व की, तो ये है 633.6 बिलियन US, 633.6 बिलियन US इन 31 दिसंबर 2021 को ये हमारा आंकड़ा था फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। और इस तरीके से एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है कि नवंबर 2021 के एंड तक आते आते भारत चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन गया पूरे विश्व में, आफ्टर चाइना। चाइना नंबर 1 है, सेकेंड नंबर पे है जापान, तीसरे नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पे है हमारा प्यारा भारत। तो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसका है नवंबर 2021 तक? चाइना का, फिर जापान का, फिर स्विट्जरलैंड का और चौथे नंबर पे भारत का। तो ये रैंकिंग भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको यहां पे दिखा गया है इस इंफोग्राफिक में कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना हो गया है, 633.6 US बिलियन डॉलर। ये डॉलर है यहां पर, ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। इसके बाद यहां पर बात की गई है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो यहां बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताया गया कि ये सरप्लस हो गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि काफी बेहतरीन बात है। ऑगमेंटेड फॉरेक्स रिजर्व एंड इंपैक्ट, तो हमारे यहां आप देखो जो ये फॉरेक्स रिजर्व है थोड़ा सा कम हुआ था, भले ही 2020-21 के थर्ड क्वार्टर के बाद यहां पर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज कर गया है। तो ये काफी अच्छी चीज है हमारे इकोनॉमी के लिए। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के आंकड़े भी बता रहे हैं कुछ, और ये बता रहे हैं कि देयर इज डिक्लाइन इन रिटेल इन्फ्लेशन वाज लेड बाय ईजिंग ऑफ फूड इन्फ्लेशन। और फूड यहां पर कुल मिला के CPI और WPI के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो CPI का जो आंकड़ा है इस वक्त 2021-22 में ये 5.2% हो गया है, पहले ये 6.2% यहां पर होता था। वहीं WPI बढ़ के 12.5 हो चुका है। तो प्राइस और इन्फ्लेशन के बारे में भी यहां पर बताया गया है। इसके बाद अगर हम ये वही ग्राफ यहां पर दिखाया है, इसके बाद अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो यहां पर नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया था, SDG इंडिया इंडेक्स। और उसमें क्या है कि अलग अलग मार्किंग दी जाती है आउट ऑफ 100। तो उसमें से जो हमने इंप्रूवमेंट किया है, इंप्रूव टू 66 इन 2020-21, और हम 2019-20 में ये जो आंकड़ा भारत ने अचीव किया था ये था 60। अब 2020-21 में इसको हमने 100 में से 66 मीन 66 अचीव किए हैं। तो इसका मतलब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा आंकड़ा है 100 में से 66 नंबर हम स्कोर कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है
इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया गया कि इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट एरिया। हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ा है 2010 से 2020 के दौरान, और पूरे विश्व में हम तीसरे नंबर पे आते हैं इस बढ़ोतरी में। और इंडिया, इसके साथ साथ बताया कि इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली, और इंडिया हैज द 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया हैज 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, पूरे विश्व के फॉरेस्ट एरिया में हमारा 10वां नंबर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर देखें कि फॉरेस्ट एरिया में बढ़ोतरी कितनी हुई, उसके आधार पर रैंक कितनी है, तो ये रैंक है थर्ड रैंक। ये सभी रैंक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 2020 में फॉरेस्ट कवर्ड 24% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब पूरे भारत में, भारत का जो एरिया है उसका 24% पे हमारे फॉरेस्ट कवर है। अकाउंटिंग फॉर 2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया, पूरे विश्व में जो फॉरेस्ट एरिया है उसका 2% हमारे इंडिया में मिलता है। ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही 2021 अगस्त में एक रूल को अमेंडमेंट किया था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, जिसमें यह बताया गया है, जिसका ये एम है कि हम फेज आउट कर देंगे सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक। तो अब देखने की बात है कि हम 2022 आ चुकी है, 2022 में है, और हम कितना फेज आउट कर पाते हैं कितना नहीं, तो ये टारगेट ईयर ध्यान में रखना है। The compliance status of grossly polluting industries located in the Ganga river, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, जो उसकी सहायक नदियां हैं ट्रिब्यूटरीज रिवर, उनमें जो पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स, जो गंदा पानी छोड़ा जाता था, उनको भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। 2017 तक ये कंप्लायंस स्टेटस 39% था, और 2020 में ये बढ़ के 81% पहुंच गया। मींस हम गंगा के लिए, जो गंगा का पुनरुद्धार करना चाहते हैं, उसके लिए भी किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका डेडिकेशन लेवल वो इस आंकड़े से झलकता है। इसके साथ साथ यहां पर अगर हम बात करें कि भारत की क्या कमिटमेंट है ग्लोबल इमिशन को लेकर या ग्लोबल इन्वायरमेंट को लेकर, तो 2000 अभी 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में नवंबर 2021 में ये बताया था कि हमारे जो टारगेट्स हैं उनको हम 2030 तक अचीव कर लेंगे, सो दैट हम कार्बन एमिशन को कम कर सकें। इसी के साथ एक थीम, एक नारा भी दिया गया है, यहां पर एक मूवमेंट लगा दिया है, नाम लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये एक लाइफ का शॉर्ट फॉर्म है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अर्जिंग माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन इंस्टीड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन वाज अंडरलाइंड। मींस हमें इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से काम करना है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है, और ये इस लाइफ का नारा है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर और उसमें फूड मैनेजमेंट, फूड कितना प्रोड्यूस हुआ है और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई है। तो जीवीए में अगर हम देखें तो जीवीए, हमारी जो जीडीपी है कुल मिला के, उसका लगभग 18.8% भाग एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस बैंड ग्रोथ इन पास्ट फॉर अ साइजेबल 18.8% इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन फॉर 2021-22। 2021-22 में जो हमारे भारत का जीवीए है उसका 18.8% भाग कहां से आया है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, ग्रोथ कितनी हुई है, 2020-21 में 3.6% थी, वहीं इस बार 2021-22 में ये जो आंकड़ा है 3.9% का हो गया है, मींस 3.9% की ग्रोथ की है। काफी बेहतर आंकड़े हैं, क्योंकि यहां कम इसलिए हुआ क्योंकि कोविड लेवल था, सब कुछ बंद कर दिया गया था, इसीलिए उसका इंपैक्ट कुछ मात्रा में कृषि पे भी मिलता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो एमएसपी पॉलिसी है उसको क्या, किस उद्देश्य से सरकार ने यूज किया है।
सरकार ने प्रयास किया है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो। जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, फसल के अंदर सिर्फ गेहूं चावल या 2-3 फसलें ही केंद्रित ना हो, बहुत सारी फसलों के ऊपर केंद्रण उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है कि जो किसान हैं हमारे पूरे देश के, वो सभी अनाज को उपजाएं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1-2 फसलों को अपनाएं। तो एमएसपी के माध्यम से सभी फसलों के साथ, सभी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के साथ कहीं ना कहीं जजमेंट किया गया है, न्याय किया गया है। क्रॉप प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन, नेट रिसीव फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाई 22.6%, 22.6% से इंक्रीज हो गया है इन द लेटेस्ट सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। जो अभी सर्वे आया है उससे पता चला है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो 22.6% बढ़ा है। इसके साथ एलाइड सेक्टर्स मींस एनिमल हस्बेंड्री हुआ, डेयरी फार्मिंग हुई, फिशरिंग हुई, इसके साथ बी कीपिंग हुई, मधुमक्खी पालन, इन सभी सेक्टर्स में भी बताया गया है कि इमर्जिंग टू बी हाई ग्रोथ सेक्टर्स एंड मेजर ड्राइवर्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सरकार का नारा था कि हम, सरकार का ये मेन मोटो था कि हम फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कर देंगे। उसके लिए सरकार ने सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही काम नहीं किया, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ जो इसके अलाइड सेक्टर्स हैं इन पर भी वर्क किया है, और ये इसी कारण से एक ग्रोथ सेक्टर के रूप में दिखाई दिए। लाइव स्टॉक सेक्टर की अगर हम बात करें, पशुपालन की, तो ये भी बढ़ा है 8.15% के दर पर। वहीं गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स भी लगाए हैं, और इसके साथ साथ इंडिया पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट हैज फर्दर एक्सटेंडेड द कवरेज ऑफ फूड सिक्योरिटी नेटवर्क अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसके अंदर सभी गरीब लोगों को निःशुल्क अनाज बंटवाने का कार्य किया गया था इस कोविड सिचुएशंस के दौरान। उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के भारत सरकार का ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है। तो फूड प्रोडक्शन में आप देखिए यहां पर पहले 297.5 मिलियन टन्स में प्रोडक्शन हुआ था, और इस बार ये एडवांस एस्टीमेट दिया गया है कि 308.6 इतना हमारा प्रोडक्शन है। मींस आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ये इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है हमारी इकोनॉमी के लिए। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये भी ग्रो किया है, ग्रोथ हुई है इसमें भी 17.4% की, 17.4% की इसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगी। और इसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब हम रेलवे का भी विस्तार कर रहे हैं, रेलवे में नए इनोवेशंस आ रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया जा रहा है। एक्सटेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पर डे, एक दिन में पहले रोड बनती थी 28 किलोमीटर पर डे इन 2019-20, और वो अब 2020-21 में 36.5 मींस 36.5 किलोमीटर पर डे इतना रोड कंस्ट्रक्शन होने लगा है 2019-20 से। मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? 30.4 की वृद्धि हो चुकी है। नेट प्रॉफिट्स टू सेल्स रेशियो ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट्स, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने भी अपना काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जो पीएलआई स्कीम है, मेजर बूस्ट प्रोवाइड टू इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ फिजिकल एंड डिजिटल। तो इस पीएलआई स्कीम्स के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा रहा है, और इसके साथ साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये बढ़ जाए। तो इस तरीके से ये सरकार के प्रयास हैं इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। आप यहां पर देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये माइनस में चली गई थी ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन, पहले -1 हुआ, -7 हो गया, और अब ये तेजी से अपने जो पहले प्री कोविड लेवल्स था 5.3 उसको भी सरपास कर चुकी है, मींस 11.8 यहां पर आंकड़ा है। इसके बाद सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर जिसमें जिसका सबसे ज्यादा योगदान होता है हमारे जीडीपी या जीवीए में, तो आप यहां पर पाएंगे कि जीवीए जो है इसमें हमारे जो सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ हुई है
उसमें ग्रो बाई 8.2%। तो 8.2% की वृद्धि से सर्विस सेक्टर इंप्रूव किया है और ये भी अपने प्री कोविड लेवल से इंप्रूव कर गया है और सरपास कर गया है। अगर हम बात करें रेल फ्रेट की, तो रेल फ्रेट क्रॉस इट्स प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो रेल भाड़ा ये भी बढ़ गया है, व्हाइल एयर फ्रेट एंड पोर्ट ट्रैफिक ये भी लगभग प्री पैंडेमिक लेवल्स तक पहुंच चुके हैं, इन्होंने अभी क्रॉस नहीं किया है। डोमेस्टिक एयर एंड रेल पैसेंजर ट्रैफिक दीज आर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। और इससे क्या पता चल रहा है कि जो इंपैक्ट ऑफ सेकेंड वेव है वो बहुत कम था और धीरे धीरे हमारे हर एक सेक्टर में सुधार हो रहा है। अगर हम बात करें एफडीआई की, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22 सर्विस सेक्टर रिसीव्ड 16.7 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई, जो कि हमारे यहां जितना एफडीआई कुल आया है उसका 54% है। सर्विस सेक्टर में 54% ऑफ टोटल एफडीआई आया है, 16.7 बिलियन यूएस डॉलर। तो आप समझ जाइए कि हमारे यहां सर्विस सेक्टर में कितना भरोसा है इन्वेस्टर्स का। इसके साथ सर्विस एक्सपोर्ट ये भी बढ़ गया है, सरपास्ड प्री पैंडेमिक लेवल ये भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ हमें क्या यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि इंडिया हैज बिकम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। पूरे विश्व में स्टार्टअप को बढ़ाने वाला, उसमें इनोवेशन करने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पे आता है। आफ्टर यूएस फर्स्ट नंबर पे है, चाइना सेकंड नंबर पे है और हमारे जो प्यारा भारत है ये तीसरे नंबर पे है। तो ये जो रैंक है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद इसमें आप देखिए यहां पर 8.2% की वृद्धि हुई है, पहले -8.4 था, बंद हो गए थे कई सारे ऑफिस, कुछ सिर्फ आईटी ऑफिसेज वगैरह काम कर रहे थे, वहां पे वर्क फ्रॉम होम का काम था क्योंकि वो घर पे बैठ के अपने नेट से कनेक्शन करके काम कर सकते थे, जैसे हमारी क्लासेस चल रही थी। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑफिस थे जहां पर नेट से काम नहीं चल सकता था, तो उस तरीके से क्या है कि सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था। इसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो चूंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी करने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं और कोविड का ये टाइम था, तो इस टाइम में लोगों को वैक्सीन देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि वो सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वो सभी व्यक्ति इस भारत के लिए एक मानव पूंजी है और मानव पूंजी की रक्षा करना भारत सरकार का दायित्व है। इसीलिए सरकार ने मुहिम चलाई कि हम कोविड-19 वैक्सीन सभी को जल्दी से जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो उसमें ये आंकड़ा दिया गया है कि 157.94 करोड़ डोजेज, इतनी करोड़ डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ये प्रोवाइड कर दी गई हैं इस साल के 2022 के 16 जनवरी तक, जिसमें से 91.39 करोड़ फर्स्ट डोज है और 66.05 करोड़ सेकेंड डोज है। मींस इतने लोगों को सेकेंड डोज मिल चुकी है और इतने लोगों को फर्स्ट डोज मिली है। इसके साथ विद रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिकेटर्स बाउंस बैक टू प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो जो एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है कि प्री पैंडेमिक जो लेवल था उसको भी सरपास किया है, उसको भी क्रॉस कर लिया है। और पीरियोडिक क्वार्टरली बेसिस पे एक सर्वे आता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें यह दिखाया गया है डेटा, ये मार्च 2021 तक का डेटा है। Employment in urban sectors affected by pandemic has recovered almost। जो अर्बन सेक्टर में रोजगार छिने थे, वो जो निगेटिव काम हुआ था वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है प्री पैंडेमिक लेवल के। तो यहां पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर की भी अगर हम बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कुछ डेटा दिया है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है पहले 2.2 हुआ करती थी 2015-16 में, अब 2019-20 में ये 2019 और 21 के बीच में ये 2 पर आके आंकड़ा सिमट गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2 हो चुकी है। पहले अब लोग कम बच्चों की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। डेवलपमेंट की श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंटल पिरामिड में आपको ये संरचना डेवलपमेंट कंट्रीज की तरफ जाते हुए दिखाई देगी।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट एंड इंस्टीट्यूशनल बर्थ ये भी इंप्रूव हो गए हैं। मींस अब संस्थागत डिलीवरीज होती हैं और बेहतरीन तरीके से अगर जब संस्थागत डिलीवरी होगी, इसका मतलब यह है कि अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज कर जाएगी, तो उसका आंकड़ा भी कम हुआ है। अंडर जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन के तहत 83 डिस्ट्रिक्ट 83 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बिकम हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में 83 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में हर एक घर में नल पहुंचा दिया गया है। इसका मतलब इन लोगों को अब घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही हर घर जल पहुंच जाएगा। इनको हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बोल दिया गया है इन 83 डिस्ट्रिक्ट्स को, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत नल पहुंचा दिए गए हैं। इसके साथ साथ इट इंक्रीज अलॉटमेंट ऑफ फंड्स टू मनरेगा टू प्रोवाइड बफर फॉर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इन रूरल एरियाज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो मनरेगा के में सरकार ने इस कोविड के टाइम में जो रूरल एरिया के में रहने वाले जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं, उनको जीवन के जो भी आधारभूत आवश्यकता है उसके लिए सरकार ने काम के बदले धन देने के प्लान बनाया, और वो है मनरेगा। और इस प्लान में सरकार ने बहुत सारा फंड अलॉटमेंट किया है सो दैट ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लोग हैं इनके पास एक बफर बन जाए, इनके पास कुछ आमदनी आए सो दैट वो अपना जीवन यापन कर पाए। तो यहां पर इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल एक वो स्नैपशॉट है, वो इन्फोग्राफिक है जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, उनको दिखलाया गया है। तो सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ रेट, अभी 9.2 आई है और अगले साल का जो प्रोजेक्शन है वो 8 से 8.5% का है। फिस्कल डेफिसिट पहले 9.2 था और अब हमारा जो यहाँ पर 21-22 के लिए आंकड़ा है ये है 6.8। हमारा ये डिक्लाइन हो गया है फिस्कल डेफिसिट, इट मींस पॉजिटिव चीज है। इन्फ्लेशन भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे देखें सीपीआई पे तो ये 5.2 के आसपास है, वहीं डब्ल्यूपीआई 12.5 हो चुकी है। सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ देखने को मिली है 8.2% हो गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी बढ़ी है, 11.8 हो गई है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इंडस्ट्री मींस एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में भी जो वृद्धि हुई है वो 3.9% की हुई है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा बढ़ के 633.6 यूएस डॉलर मींस बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। तो इस तरीके से आज हमने बात करी इकोनॉमिक सर्वे 2022 के बारे में। आशा करता हूं कि आज का ये विषय आपको समझ में आया होगा। मैं वैभव कुलश्रेष्ठ जल्द ही मिलता हूं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।